जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जाम बेदार के ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं जीके जीएस से के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इसी तरह के 10 प्रश्न मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको समझाए थे। आशा करता हूं कि वो प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो उन्हीं प्रश्नों से आगे के ये प्रश्न हैं, तो इन अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न हैं यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं, तो ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले ही प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह जो स्थित था, मुजरिस जो बंदरगाह था, ये स्थित था दोस्तों केरल में। केरल में ये बंदरगाह स्थित था। इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे, जिससे कि इस प्रश्न के साथ में आपको एक्स्ट्रा जानकारी जो भी है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले केरल की। जो यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं दोस्तों पिनराई विजयन। पिनराई विजयन, आप इनको याद रखेंगे कि यहाँ के जो सीएम हैं वो पिनराई विजयन हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद वो यहाँ के राज्यपाल हैं। थोड़ा सा यहाँ के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि और क्या क्या ऐसी जानकारी हैं जो हम यहाँ केरल के बारे में याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, केरल में एक अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि इडुक्की ज़िले में है। एक राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में स्थित है। तो आप इतनी जानकारी केरल से याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों केरल। थोड़ी सी जानकारी हम गुजरात के बारे में भी रखेंगे कि गुजरात के बारे में क्या जानकारी है। गुजरात के बारे में देखिए, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात थोड़ा सा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो इसलिए गुजरात थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है करंट की दृष्टि से भी। तो दोस्तों, गुजरात के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या बातें हैं ऐसी जो हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही है। उसके बाद में गुजरात राज्य में फसल की दृष्टि से कपास व मूंगफली का उत्पादन होता है, जो कि गुजरात राज्य इस सब में पहले स्थान को ले हुए है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात के गठन की। गठन इसका कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1960। 1960 में इसका गठन हुआ था। 1 मई 1960 याद रख सकते हैं। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। और इसके जो ज़िले हैं दोस्तों 33 गुजरात में ज़िले हैं। और गुजरात के बारे में और अधिक जानकारी अगर याद रखने योग्य है तो वो है कि गुजरात राज्य ने ही हाल ही में 196 वन्य ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि गुजरात राज्य ने ही 196 वन्य ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो हैं दोस्तों 11 गुजरात में राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें, यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो वो हो जाएंगी हमारी 26। राज्यसभा सीटें हो जाएंगी हमारी 11 और लोकसभा सीट हो जाएंगी दोस्तों 26। गुजरात राज्य की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर और नगर हवेली से लगती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमनगंगा। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका जो उच्च न्यायालय है वो अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इतनी बातें दोस्तों आप लोग गुजरात से संबंधित याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। थोड़े से कर्नाटक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कर्नाटक के बारे में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम याद रख सकते हैं। उससे पहले गुजरात के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पे प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं वो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, साबरमती आश्रम और हड़प्पा स्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं। उसके साथ साथ में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे एशियाई शेर भी पाए जाते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। चेन्नई इसकी राजधानी हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। तमिलनाडु की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो कावेरी, बेलार और अमरावती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी दोस्तों, एक बार से हम देख लेते हैं। कावेरी, एक हमारी हो जाती है बेलार, और एक नदी और हो जाती है यहाँ की अमरावती। अमरावती ठीक से देख लेंगे, अमरावती यहाँ की एक प्रमुख नदी हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो हो जाती है बेंगलोर। यहाँ के जो लोक नृत्य है वो हो जाता है यक्षगान। और यहाँ की जो नदियाँ हो जाती है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती, वो यहाँ की नदियाँ हो जाती हैं। चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं। जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। थोड़ी सी इस प्रश्न के बारे में मैं आपसे बातें कर लेता हूँ कि क्या कहना चाहता है ये प्रश्न। देखिए 10 अश्वमेध घाट जो वाराणसी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। 10 अश्वमेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 10 घोड़ों का बलिदान। क्या होता है दोस्तों? 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इतनी बात आप लोग इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ में चलते हैं इस अगले प्रश्न पर कि वो क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे प्रश्न को ठीक से कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 345 BC। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 BC। और चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर जो बैठे थे वो बैठे थे दोस्तों 322 BC। 322 BC पे चंद्रगुप्त जो थे मगध की राजगद्दी पर बैठे। वर्तमान में जो बिहार राज्य के जो पटना तथा गया ज़िले हैं वो मगध महाजनपद के हिस्से थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिहार। चलिए इसी के साथ में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो हो जाती है हमारी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाती है? कोलकाता। कोलकाता यहाँ की राजधानी हो जाती है। चलिए दोस्तों सीएम की बात करते हैं। सीएम को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि जो यहाँ की सीएम है वो हो जाती है श्रीमती ममता बनर्जी। और इसी के साथ में पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य हो जाता है वो होता है काठी। काठी यहाँ का लोक नृत्य है। इसी के साथ में हम बात कर लेंगे थोड़ी सी पंजाब के बारे में कि पंजाब के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो पंजाब का नाम पड़ा है वो 5 नदियों के संगम यहाँ पे होता है जिस कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है। और जो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है वो होता है गिद्दा। गिद्दा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। उसी के साथ में हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए इतनी बातें इस प्रश्न से संबंधित आप लोग याद रखेंगे। और इसी के साथ में हम चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे प्रश्न को ठीक से कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न के आंसर की कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाता है दोस्तों कौशल।
कौशल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। उसी के साथ में हम बात करते हैं थोड़ी सी इस प्रश्न के बारे में कि क्या कहना चाहता है ये प्रश्न। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी और वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य है। तो इतनी बात आप लोग इससे संबंधित याद रखेंगे। जो हमारे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत जो है वो 16 बड़े राज्यों में विभक्त था, यानी 16 बड़े महाजनपदों में विभक्त था, जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का ही उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुरु राज्य की। जो ये कुरु राज्य है ये क्या कहना चाहता, आंसर तो इसका हो जाएगा दोस्तों कौशल। बात करते हैं कुरु की। तो कुरु जो इंद्रप्रस्थ यानी कि जो हस्तिनापुर है, इसकी जो आधुनिक दिल्ली और मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, कुरु वहाँ की राजधानी थी। उसके बाद में आप लोग इतनी बात इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक से पढ़ेंगे कि अगले प्रश्न के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। थोड़ी सी इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बिंदुसार के बारे में बातें कर लेते हैं कि जो बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघाती और सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। किसके पिता थे? अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 272 BC में। कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो 268 ईसा पूर्व की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा माना जाता है वो 272 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध व पराक्रमिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे, इसलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, हर्षवर्धन जो थे, इनका जो वंश था वो पुष्यभूति वंश राजवंश था, जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन जो रहे थे वो 605 ईसा पूर्व से 605 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहे। इनका जो जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी और मृत्यु जो हुई थी इनकी 647 ईस्वी। बिंदुसार के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो इनका जन्म हुआ था 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। थोड़ी सी इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। माता जो थी इनकी दुर्धरा थी। पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। पुत्र का नाम एक मैंने अभी बताया प्रश्न के माध्यम से कि अशोक इनके पुत्र थे। सुसीम एक इनके पुत्र थे और इनसे अलग भी 98 पुत्र थे। उसके बाद में जो उत्तराधिकारी हुए थे वो इनके अशोक मौर्य इनके उत्तराधिकारी हुए थे और पूर्ववर्ती सम्राट जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इतनी बात इस प्रश्न से संबंधित आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यानी जो अगला प्रश्न है वो आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक प्रश्न को कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई, यानी वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को ठीक से। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आंसर की हम बात कर लेते हैं। जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी वो हुई थी दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे। चलिए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रश्न से संबंधित कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 500 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का जो काम किया था वो इसी काल में इन सबका काम हुआ था।
तो इतनी बातें दोस्तों आप लोग इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। इसी के साथ में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। पढ़ेंगे प्रश्न को कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाल्मीकि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए महर्षि वाल्मीकि जी को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहली कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि कवि रामायण की रचना की, जबकि तोलकाप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे। जो तोलकाप्पियर थे ये हमारे द्वितीय संगम काल के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। और तोलकाप्पियन जो थे ये द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकाप्पियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। जो वेद व्यास थे वो महाभारत के रचयिता थे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न से संबंधित। उसी के साथ में हम चलते हैं इस अगले प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे अच्छे से कि गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। जो गच्छा नामक संगठन है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। देखिए ऑप्शन हो जाता है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है जैन धर्म। चलिए थोड़ी सी हम इस प्रश्न के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। देखिए गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों से बम्बी की दावा करते हैं। एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी है। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते हों। गच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो एक साथ यात्रा करते हों, एक साथ यात्रा करते हों, ये इसका हमारा शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो आप लोग इतनी बातें याद रखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे प्रश्न को अच्छे से कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा पाटलिपुत्र। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कि महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। मौलिक पुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और प्रथम जो बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतें हुई थी तथा आखिरी संगीति का आयोजन कश्मीर की कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। उसी के साथ में हम दूसरी बौद्ध संगीति का अगर आपसे बात करें, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 353 ईसा पूर्व वैशाली में। ये किसके काल में हुई थी? ये हुई थी हमारी काल अशोक के काल में। तो इतनी बातें इस प्रश्न से संबंधित हम लोग बात करें, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न को कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चलिए इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे भद्रदत्त मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक भद्रदत्त हुए और इनकी जो हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने ही की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। तो इतनी बातें हम लोग इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं इस अगले प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे प्रश्न को कि प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
तो इस प्रश्न के आंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों गाजीपुर। गाजीपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि प्राचीन भारत में मंदाकिनी ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है। तो इतनी बात आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। लखनऊ के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि यूपी की राजधानी लखनऊ है और बाकी जो ज़िले हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। चलिए इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, पढ़ेंगे प्रश्न को अच्छे से कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गोपाल। गोपाल इस राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, इतना आप लोग जान ही गए हैं। इसकी राजधानी मुंगेर थी। राजधानी क्या थी दोस्तों इसकी? मुंगेर इसकी राजधानी थी। और इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ था वो हुआ था दोस्तों धर्मपाल इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। तो इतनी बातें दोस्तों याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे प्रश्न को कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अजातशत्रु ने ही राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम के रणनीति महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अशोक के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, चाणक्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ में चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे कि वे इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वो कौन था, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों निकोलो कोंटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतालवी यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम, जो कि 1402 से 1422 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, पढ़ेंगे प्रश्न को कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कन्नौज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। देखिए, हर्षवर्धन जो थे वो 606 से 647 ईस्वी तक रहे और पुष्यमती वंश के एक प्रतापित शासक थे। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखना था, इसलिए इन्होंने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आए। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला को जीत लिया और पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो 629 से 642 ईस्वी के बीच में भारत आया और हर्षचरित का लेखक जो थे वो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। स्वयं भी एक बहुत बड़े लेखक थे, इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न से संबंधित। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों की जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से प्रश्नों को समझ भी पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।